तो आज तारीख है 15 नवंबर और आज हम 15 और 14 नवंबर दोनों को कवर करेंगे क्योंकि कल संडे था। तो एक पहली न्यूज़ आई है जो कल संडे के द हिंदू में थी। हम लोग देखते हैं 26 नक्सलाइट्स को मार दिया गया है यहाँ पे गढ़चिरौली में, महाराष्ट्र में। और 60 पुलिस वालों की एक कमांडो की टीम बनाई गई थी जिसमें उन्होंने मारा है। और देखो, नक्सलाइट अटैक्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वो कंपेरेटिवली कम होते जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं कि हर महीने, हर दूसरे महीने का अटैक होता था। अभी हम देखते हैं कि अभी हुआ है। अभी से पहले अप्रैल में हुआ था लास्ट अटैक, जो 22 जवान मारे गए थे। सुकमा में हुआ था, छत्तीसगढ़ में, बाय द वे। और उससे पहले 12 मार्च को हुआ था, और उससे पहले मई 2019 में हुआ था। तो कंपेरेटिवली श्रिंक तो हो रहे हैं नक्सलाइट। और जितने भी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, माओइस्ट टाइप के, जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, और छत्तीसगढ़ ये लोग भी वही मानते हैं बेसिकली। तो ये सभी श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। अब देखो, अपन थोड़ी नक्सल्स की बात कर लें कि नक्सल्स आए कहाँ से थे। तो वेस्ट बंगाल में एक गांव था जिसका नाम था नक्सलबरी, और नक्सलबाड़ी कहते थे, नक्सलबरी कहते हैं बहुत से लोग। जो लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ वो लोग बहुत परेशान थे, तो वहां से ये ग्रुपिज्म शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल से। फिर हम देखते हैं 1967 में जो कानू सन्याल थे और जो जगन संथाल थे, इन दोनों लोगों ने इस मूवमेंट को पूरा लीडर बने थे एक तरीके से, और राइटफुल डिस्ट्रीब्यूशन की लड़ाई करते थे कि हाँ, जो दूसरे लोगों को मिले हुए हैं वही राइट्स हमें भी मिलने चाहिए, इन सब की बात चली थी। फिर वहां से ये पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में फैल गया, आंध्र प्रदेश में फैलता चला आया। फिर आंध्र प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा पैठ रही, अगर हम लोग देखते हैं कि 1970 से लेकर 1985 के बीच में। फिर ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया, एमपी वाले एरिया में ज़्यादा आ गया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट हुआ था, मतलब बेसिकली जो डेवलपमेंट में जो लोग पीछे आगे रह गए थे, जो पीछे रह गए थे, वो लोग इन ग्रुप्स में जाने लगे थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया था। उसके बाद में माओइस्ट आइडियोलॉजी के लिए इजी टारगेटेबल बन गए थे ऐसे लोग जो कि सोशियो इकोनॉमिक गैप में पीछे रह गए थे, या टेक्नोलॉजी स्टडी इन सब में पीछे रह गए थे। फिर बेसिकली धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट बढ़ गया था कब? 1990 से 2010 तक में। 2010 से इसका इफेक्ट कम शुरू होना हुआ है बेसिकली मनमोहन जी की सरकार में। तो मनमोहन सरकार में एक वो चलाया गया था, क्या कहते हैं, बेसिकली ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन हंट, जो 2010 में शुरू किया गया था। तो 223 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थे जो अफेक्टेड एरियाज में आते थे, उनसे घटा के मात्र 2 साल में 90 डिस्ट्रिक्ट्स पे ला दिया गया था पूरा का पूरा नक्सलाइट ग्रुप। और देखो, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि लोकल पुलिस की जो टोपोग्राफी होती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, वो लोग ज़्यादा मदद कर सकते हैं इनमें। वहीं हम लोग बात करें कि जो जैसे आंध्र प्रदेश ने एक बनाई थी जिसका नाम था ग्रे हैंड करके, एक अलग से फोर्स बनाई थी नक्सलाइट्स के लिए। तो ऐसी स्पेशल फोर्सेस होती हैं। उसी के साथ साथ में बेसिक सी चीज़ है डेवलपमेंट। नक्सलाइट्स का मेन मुद्दा ही था डेवलपमेंट। तुम डेवलपमेंट कर भी देते हो। देखो, ये बात, एक चीज कुछ लोग ये भी कहते हैं जो सही भी है, कि उनके लीडर्स को लीडिंग करने की आदत पड़ गई है। आज तुम डेवलपमेंट भी कर देते हो, आज तुम स्टडी भी देते हो, तो वो क्यों चाहेंगे कि जो ग्रुप हमारे नीचे है वो हमसे अलग हो जाए? मतलब वो लोग सरकार के अंडर में चले जाएं, या अभी हम लीड कर रहे हैं तो हम ही लीड करें, वो तो यही चाहेंगे ना। लेकिन कंपेरेटिवली हम उन ग्रुप्स को डेवलपमेंट के द्वारा ही तोड़ सकते हैं। वही एक आखिरी जरिया, अगर देखा जाए सबसे बेस्ट वे भी वही है। तो दैट्स ऑल, अभी तो न्यूज़ में यही था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी दिल्ली की, कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की वजह से अभी 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे लॉकडाउन कर दिया गया है। मतलब बेसिकली लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल टाइप की, जैसे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स को रोक दिया गया है वहाँ पे। और हम देखते हैं एक डाटा भी कल निकल के आया था कि 2020 में 8,000 लोग दिल्ली में मारे गए थे केवल और केवल एयर पॉल्यूशन से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं एयर पॉल्यूशन की। तो स्कूल, कॉलेजेस, वहीं ऑफिसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये सब बंद कर दी गई हैं अगले 1 हफ्ते के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, हम लोग रशिया से ले रहे हैं उसको लेके, कि उसके पहले कंपोनेंट्स भारत में आ गए हैं, और इंडिया में धीरे से देखते हैं काटसा की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है कि हो सकता है अमेरिका काटसा लगा दे। अब काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है काटसा। ये अमेरिका का एक एक्ट है कि अमेरिका की जो दुश्मन कंट्रीज हैं, अगर उनसे कोई कुछ लेता है तो काटसा के तहत अमेरिका उस पर्टिकुलर देश में जो भी वहां से कुछ ले रहा है उस पर सैंक्शन इम्पोज कर देता है। तो अमेरिकन सैंक्शंस इंडिया पे ना लग जाएं, इसको लेकर हम लोग S-400 तो खरीद ही रहे हैं रशिया से, साथ ही साथ में अमेरिका से लगातार वार्ता में बने भी हुए हैं। तो अभी मोदी जी ने इसी को लेकर हाल ही में बात भी की है वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं उन लोगों से, अमेरिका से। और वहीं हम लोग बात करें ना
कि इंडिया कितना ले रही है, तो इंडिया का तकरीबन 40,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि 5 S-400 सिस्टम हम लोग ले रहे हैं। और ये 400 किलोमीटर तक दूर मार कर सकते हैं कि कोई भी मिसाइल आएगी, जैसे हम लोग देखते हैं ना इजराइल का आयरन डोम वगैरह है, ऐसे ही ये S-400 काम करता है कि कोई भी मिसाइल ने हम पे आक्रमण किया है तो 400 किलोमीटर दूर ही और 600 किलोमीटर ऊपर हवा में भी उसको खत्म कर दिया जा सकेगा S-400 के द्वारा। और रेडार है, मिसाइल सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और देखो बाय द वे, हम ऐसा सिस्टम यूएसए से भी ले सकते थे। THAAD थार्ड करके एक यूएसए का सिस्टम भी है, ऐसा ही S-400 जैसा ही, लेकिन उसकी रेंज कम है पर्टिकुलरली। और हम देखते हैं फिर चाइना ने भी ले लिया था, तो हमें भी वो सिस्टम लेना जरूरी हो जाता है कि उतनी रेंज उतनी पावर वाला सिस्टम हम पे भी हो। तो भारत ने ले लिया है। और बेसिकली अगर इसराइल की बात करें ना, हमारी इंडियन आर्मी के पास में अभी जितने भी वेपन्स हैं, जो भी हम लोगों ने विदेशों से खरीदे हैं, उनमें 86% वेपन्स रशिया के ही हैं। हम इसराइल, यूएसए, फ्रांस, ये और रशिया, इसराइल, यूएसए, फ्रांस, रशिया, ये 4 हमारे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर्स हैं इंडिया के, और रशिया उनमें सबसे बड़ा है बेसिकली। और देखो ऐसा नहीं है कि रशिया से हम कम नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली धीरे धीरे कम भी करते जा रहे हैं, इंडिजीनियस तरीके से भी चीज़ें बना रहे हैं, और भी देशों से ज़्यादा खरीदने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी रशिया से बड़ा हमारा आर्म इंपोर्ट में कहा जाए तो और कोई बड़ा है नहीं पार्टनर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी 20 फिशरमैन्स को लेके। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी कि गुजरात के एरिया में फिशरमैन्स को पकड़ लिया गया था, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। और मतलब बेसिकली उनमें से कुछ लोगों को मार भी दिया गया था। तो उन फिशरमैन्स को कह दिया गया कि छोड़ देगी पाकिस्तान सरकार, और 20 फिशरमैन्स को जल्दी ही छोड़ा भी जा रहा है। और लेकिन इंडिया ने ये भी कहा है कि जो भी मारे गए हैं, जिनकी भी कैजुअलिटीज हुई है, उनके लिए पाकिस्तान सरकार पैसे दे बेसिकली, क्योंकि उनके परिवारों को सहायता पहुंचाए। पाकिस्तान सरकार की कोई गलती उनकी थी, उन्होंने मारा है, तो पाकिस्तान सरकार इसका मना कर रही है। अब देखते हैं क्या हो पाता है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस पर। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को लेकर आई है। हबीबगंज बाय द वे भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है, जिसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है पूरी तरीके से, वो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है। तो अब वो पूरी तरीके से रीडेवलप हो चुका है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए लगा के। तो उसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अभी मोदी जी आ रहे हैं दोबारा से इनॉग्रेट करने उसको, तो उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया जा रहा है। अब रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति 18th सेंचुरी में जो हम देखते हैं कि निजाम शाह थे, जो गोंड रूलर थे, लास्ट गोंड रूलर माने जाते हैं, उनकी वाइफ थी रानी कमलापति, जिन्होंने 1723 में सुसाइड कर ली थी भोपाल लेक में, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था उनके ऊपर। और फिर गोंडों की अगर बात करें तो गोंड इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है और मध्य प्रदेश की सेकंड सबसे बड़ी ट्राइब है। अगर इंडिया में बात की जाए तो तकरीबन 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गोंड ट्राइब से संबंधित हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं ना कि नाम चेंज करने की, तो नाम चेंज करने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होती है कि राज्य कहता है केंद्र सरकार से, फिर केंद्र सरकार रेलवे से पूछती है, और दोनों की सहमति के बाद ये नाम चेंज कर दिया जाता है। और दूसरा होता है कि केंद्र सरकार सीधे रेलवे से पूछे, रेलवे परमिशन दे दे, फिर संबंधित राज्य से पूछे और फिर नाम चेंज कर दिया जाए। तो अभी इस नाम चेंज की बात की जाए तो MP सरकार ने ही कहा था नाम चेंज करने की केंद्र सरकार से, तो इसलिए ये किया जा रहा है। एक और फिर हम लोग जानते हैं यूपी में भी ऐसे ही काफी नाम चेंज किए गए थे, उसमें भी यूपी सरकार ने ही कहा था नाम चेंज करने की। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो आई है अरुणाचल प्रदेश से, कि अभी हम देखते हैं वहां पे अरुणाचल प्रदेश में एक है पक्के टाइगर रिजर्व, PAKKE, पक्के टाइगर रिजर्व। तो वहां पे अभी अरुणाचल प्रदेश के जो CM है वो गए थे, तो उन्होंने वहां पे एक डिक्लेरेशन कर दिया है, पक्के डिक्लेरेशन। उसका दूसरा एक नाम और रखा गया है 2047 डिक्लेरेशन। अब ये क्या है? बेसिकली पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास में कोई भी चीज़ डेवलप की जाएगी तो उसमें हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे। डेवलपमेंट कभी इस हद से आगे नहीं जाएगा कि वहाँ के टोपोग्राफी को प्रॉब्लम होने लगे, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखा जाएगा। एक तरीके से क्लाइमेट को लेके एक एग्रीमेंट किया गया है जिसका नाम है पक्के डिक्लेरेशन। तो हमें अगर ये न्यूज़ में आ जाता है तो पक्के क्या है, डिक्लेरेशन किस लिए हुआ है, ये सब हमें पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है JCB बुक प्राइस को लेके। इंडिया में अगर बात की जाए एज ए प्राइस मनी के तौर पे, तो JCB बुक प्राइस सबसे बड़ा बुक प्राइस है, जो 25 लाख रुपए मिलते हैं जिसमें। तो इस साल की बात की जाए तो जो मलयालम ऑथर है मुकुंदन, उनको अपनी बुक सोलियो लोगाई के लिए ये JCB बुक प्राइज मिला है। और सोलियो लोगाई की बात की जाए तो बेसिकली जो हम लोग जब शांति में बैठते हैं तो हमें कान में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कभी कभी, तो सोलियो लोगाई उसी चीज़ को कहा जाता है। तो उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। और वही हम बात करें कि
जेसीबी बुक प्राइज जेसीबी कंपनी के द्वारा दिया जाता है। बाय द वे जेसीबी हम लोग जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब डेवलप करती है और सीमेंट वगैरह भी बनाती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और 2018 से ये प्राइज देना शुरू किया गया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है स्पेस एक्स को लेके, कि स्पेस एक्स ने अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत अभी हाल ही में 53 सैटेलाइट और लॉन्च कर दी है। फैल्कन 9 से बाय द वे वो फ्लोरिडा में लॉन्च की गई हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए ना कि ओवरऑल दुनिया में सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसकी हैं, तो यूएसए नंबर 1 पे है, जिसकी 50% जितनी भी सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही हैं उसमें 50% केवल यूएसए की हो गई हैं। और अगर बात की जाए स्पेस में लोग पिछले 10 साल में कितने गए हैं, पिछले 60 साल में सॉरी, तो पिछले 60 साल में तकरीबन 600 लोग स्पेस में जाने का भी रिकॉर्ड बन गया है। तो बेसिकली कहा जाए तो हर साल 10 लोग कम से कम स्पेस में गए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी सीबीआई और ईडी के चीफ को लेके। हुआ क्या ना, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया था कि जी जितने भी केंद्र सरकार आजकल क्या कर रही है, हर चीफ का टेन्योर बढ़ा देती है। उनका बीएसएफ के चीफ का टेन्योर बढ़ा दिया, इनका टेन्योर बढ़ा दिया, उनका टेन्योर बढ़ा दिया, प्रधानमंत्री ने अपने सेक्रेटरीज का टेन्योर बढ़ा दिया कि तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये सब चीज़ें सही नहीं है, टेन्योर केवल 2 साल तक ही बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद में टेन्योर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, नए आदमी को मौका देना चाहिए। ये नहीं है कि तुम एक ही आदमी को, तो फिर तो वही वाली बात है ना कि वो वहाँ पे बना रहेगा एक ही पोस्ट पे 10-15 साल तक, तो वो भ्रष्टाचार फैलाने लगेगा। इसलिए इंसान का बदलना जरूरी है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी का। तो हुआ क्या, अभी सीबीआई और ईडी के जो हेड थे उनको टेन्योर 2 साल बढ़ाया जा चुका था, तो वो 7 साल उनके पूरे होने वाले थे। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई है इसके लिए। अब सोचो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना पड़े इसके लिए राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस पास करवाया केंद्र सरकार ने कि 7 साल तक तो ठीक है, लेकिन 1+1+1 ऐसे करके 3 साल के लिए बाय ऑर्डिनेंस भी हम लोग टेन्योर बढ़ा सकते हैं। ये केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है अभी, मतलब ऐसा कर दिया है, बाय ऑर्डिनेंस कह दिया है कि किसी का भी टेन्योर बढ़ाना होगा तो 7 साल तक तो नॉर्मली बढ़ा सकेगी केंद्र सरकार, और उसके बाद 3 साल ऑर्डिनेंस से बढ़ा सकेगी। और सीबीआई और ईडी के जो चीफ है, सीबीआई के बाय द वे बात की जाए तो सुबोध कुमार है डायरेक्टर उनका, और ईडी की बात की जाए तो संजय कुमार है हेड। उन दोनों का टेन्योर बढ़ा दिया गया 2-3 साल के लिए। और सीबीआई की बात की जाए तो 1942 में बनी थी, और ईडी की बात की जाए तो 1956 में बनी थी, जो एंटी करप्शन पे ध्यान देती है, एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस है उनको रोकती है देश में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी चिल्ड्रंस डे को लेके। हम लोग देखते हैं 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे था कल, और हैदराबाद स्टेडियम में चिल्ड्रंस डे पर लॉन्गेस्ट जो लाइन ऑफ शूज का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हैदराबाद के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो लोगों ने स्टेडियम में, हैदराबाद स्टेडियम में ही वो लाइन बनाई थी अपने शूज से, तो उसका पूरी लाइन स्टेडियम में ऐसे चक्कर के चक्कर पूरे स्टेडियम जूतों से भर दिया था बच्चों ने, तो उसको लेके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है बेसिकली चेस के ग्रैंड मास्टर को लेके। एक टेबल आई है, अच्छी है, तो उसमें जो बेसिक डाटा है हमारे एग्जाम के लिए वो हम पढ़ लेते हैं। कि जैसे हम जानते हैं कि संकल्प गुप्ता ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, 17th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के चेस में, और मित्रबा गुहा है जो 71st ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और बेसिकली अगर ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो फीडे है, इंटरनेशनल एजेंसी फीडे FIDE, वो तय करती है कि किसको ग्रैंड मास्टर बनाना है, कैसे नॉर्म्स, वो 3 नॉर्म्स होते हैं, 3 नॉर्म्स पूरे करते हो तब तुम ग्रैंड मास्टर बनते हो। और इसी के साथ ही अगर बात की जाए कि ग्रैंड मास्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इंडिया 6वें नंबर पे आ चुका है। और टोटल ईलो पॉइंट्स पे बात की जाए, ईलो पॉइंट्स बेसिकली ये होते हैं कि वो इंसान कितना जीता है, तो फीडे ही उन्हें ईलो पॉइंट देती है कि ये 2600 ईलो पॉइंट है, 2700 ईलो पॉइंट का ग्रैंड मास्टर है, कि कितना ताकतवर है वो ये दिखाता है ईलो पॉइंट्स। तो बेसिकली अगर टोटल ईलो पॉइंट्स की बात की जाए, हमारे यहाँ के जो 71 ग्रैंड मास्टर सबके ईलो पॉइंट जोड़े जाएँ तो हम लोग 4th नंबर पे पहुंच चुके हैं दुनिया में। और अगर ग्रैंड मास्टर के नंबर्स के हिसाब से बात की जाए तो हम लोग 6th नंबर पे पहुंच चुके हैं। और वहीं नंबर 1 पे हमेशा की तरह रशिया है, क्योंकि रशिया में तो चेस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और चेस वहाँ एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स में से माना जाता है। तो रशिया नंबर 1 पे है, 2nd पे यूएस है और 3rd पे जर्मनी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अरुणाचल प्रदेश से, कि अरुणाचल प्रदेश ऐसा 7वां राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ स्टेट बटरफ्लाई को रिकॉग्नाइज किया है। क्योंकि देखो स्टेट एनिमल वगैरह, स्टेट ये स्टेट वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टेट बटरफ्लाई नहीं होती राज्यों में। तो हम देखते हैं अभी कुछ दिनों पहले 6वां राज्य बना था तमिलनाडु, 5वां राज्य बना था तमिलनाडु, जिसने तमिल ह्यूमन नाम की एक बटरफ्लाई होती है जिसको अपनी स्टेट बटरफ्लाई बनाया था। और अभी अरुणाचल प्रदेश ने जो केसर आई हिंद
करके एक बटरफ्लाई है जिसको अपने स्टेट बटरफ्लाई के रूप में रिकॉग्निशन दे दिया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप को लेके, कि अभी जो आईसीसी के द्वारा चल रही थी, यूएई और ओमान में चल रही थी, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया है जिसने वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। रनर अप में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड रहा है। ऑस्ट्रेलिया 7वां वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली देश बन गया है। और वहीं हम बात करें कि 2014 में इंडिया ने जीता था, और मतलब इंडिया ने एक ही बार जीता है T20 वर्ल्ड कप 2014 में। और वहीं हम बात करें ना कि 2022 में अब कहाँ पे होगा T20 वर्ल्ड कप, अगले ही साल फिर से होने वाला है। हर 2-2 साल में होता है, पहले 4 साल में होता था बाय द वे, फिर हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होने लगा है। तो 2022 की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और अगर बात की जाए कि टॉप रनर अप, टॉप रन किसने बनाए इस वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन, तो बाबर आजम ने बनाए जो कि पाकिस्तान से, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। और हुसैन है जो श्रीलंका से हैं, उन्होंने इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो वीवीएस लक्ष्मण को लेके आई है, कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है एनसीए, उसके नए हेड के रूप में वीवीएस लक्ष्मण को बना दिया गया है। क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते थे द्रविड़ थे, जो राहुल द्रविड़, और राहुल द्रविड़ हमारे जो इंडिया क्रिकेट टीम है उसके इंडिया मेंस क्रिकेट टीम एडल्ट की, जो उसके कोच बन गए हैं अभी हाल ही में। तो एनसीए की पद उन्होंने छोड़ दिया है, एनसीए का हेड वो वीवीएस लक्ष्मण को दे दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि वायनाड से आई है, कि वायनाड जो कि केरल में है बाय द वे, और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो वहाँ हाल ही में जो राइस डिसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। हुआ क्या था, मनुवर्णा राइस करके एक राइस की स्पीसीज होती है, वो मतलब कंपेरेटिवली एक उतने ही क्षेत्र में ज़्यादा राइस उगा के देती है। तो वहाँ की सरकार के द्वारा और ज़्यादा पुश किया जा रहा था कि इस राइस को किसानों के द्वारा ज़्यादा उगाया जाए, तो वो ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी किसानों को। तो एट दी एंड ये हुआ कि फ़ायदा तो पहुँचा ही रही है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फंगी की प्रॉब्लम आने लगी है। बाय द वे, जो फंगल प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है इस प्रकार के राइस में। तो अभी हाल ही में वायनाड में हेक्टेयर की हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो रही हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और हम जानते हैं जब हेक्टेयर की हेक्टेयर, कुछ हज़ार हेक्टेयर अगर न्यूज़ में आता है, तो असलियत में उसके पीछे कितने हेक्टेयर बर्बाद हो जाते हैं। तो हाल ही में अगर बेसिकली पूछा जाए कि जो मनुवाड़ा राइस है वो कहाँ के हैं, तो वो वायनाड केरल के हैं बेसिकली, और उसमें फंगल इन्फेक्शन की अभी प्रॉब्लम आ रही है वायनाड में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेके, जो कि 28 तारीख से शुरू होने वाला है और गोवा में शुरू होने वाला है। तो बस दैट्स ऑल। और 1952 से इसको शुरू किया गया था। अब देखते हैं 28 तारीख से जब शुरू होगा तब गोल्डन पिकॉक अवार्ड होते हैं, इसमें सिल्वर पिकॉक अवार्ड होते हैं, ये किनको मिलते हैं ये तभी डिस्कस करेंगे। और हर साल बाय द वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में ही होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नोवा वायरस को लेके, कि नोवा वायरस नाम का एक नया प्रकार का वायरस पाया गया है केरल में। बाय द वे इंटरनेशनली ये पहले भी पाया गया है, आइलैंड जो कंट्रीज होते हैं उनमें। इंडिया में पहली बार केरल में पाया गया है। बेसिकली नोवा वायरस क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन हो गई, हमारे जो बेसिकली जो खाना पचाने के लिए जो वस्कुलरिटीज़ का हम लोग यूज करते हैं उन पे सीधे अटैक करता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो जाता है, हम खाना वगैरह खाते हैं उससे हो जाता है। इससे नौशिया आने लगता है, वॉमिट होने लगती है, खाना पचना बंद हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, बॉयल वाटर पिया जाता है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, मेडिकेशन ली जाती है, सबसे दूर रखा जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर तुम्हें नोवा वायरस से बचना है तो उसके लिए किया जाता है। नोवा वायरस की अभी तक कोई डायरेक्ट वैक्सीन या कोई डायरेक्ट कहा जाए दवाई अभी तक बनी नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो निमोनिया को लेके आया है, कि जो पीसीयू प्रोग्राम है जो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है बाय द वे चिल्ड्रंस डे पर, तो पीसीयू प्रोग्राम के तहत निमोनिया को भी ला दिया गया है अभी हाल ही में। तो निमोनिया डे बेसिकली हम जानते हैं 12 नवंबर को मनाया जाता है, तो उसी दिन पीसीयू प्रोग्राम में निमोनिया को जोड़ दिया गया है। और निमोनिया हम जानते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु अगर बच्चों की होती है तो निमोनिया से ही होती है। 1985 में जो यूआईए वैक्सीन प्रोग्राम है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें निमोनिया को जोड़ा गया था। और 1982 में वो, हाँ 1945 में यूआईए में जोड़ा गया था। 1982 में जो हम देखते हैं कि मदर्स को भी यूआईए प्रोग्राम के अंतर्गत ला दिया गया था, क्योंकि निमोनिया की प्रॉब्लम कई बार बच्चों को निमोनिया मदर से हो जाता है। वहीं 2005 में हम लोग देखते हैं जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और अटल भूजल मिशन है, इन सब के अंतर्गत भी निमोनिया को ला दिया गया था। बस दैट्स ऑल। एक यहाँ से देखो हमारे न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से हमारे एडिटोरियल शुरू होते हैं। तो बेसिकली आज की अगर पहले एडिटोरियल की बात की जाए तो वो आया है
जी यही छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ नक्सलवाद इनके ऊपर है पहला ड्रिल। देखो होता क्या, हम बात करें लेफ्ट विंग की, तो लेफ्ट विंग क्या होता है, अगर बेसिकली थोड़ी सी बात कर लें, जो प्रोपोर्शनेट हैं, जो ऐसे लोग हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं जिनको उनके अधिकार नहीं मिल पाए हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनकी बात करता है लेफ्ट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन खुद को कहता है कि हम लेफ्ट विंग पोर्शन है, किस वजह से कि जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जिनकी सरकार सुन नहीं रही है, हम जो चीज़ें होनी चाहिए देश में वो नहीं सुन रही है, वो हम बता रहे हैं बेसिकली। अब इसके बाद में आता है एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, या हम लोग कह लें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें क्या होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए जब सरकार नहीं सुन रही है, वो लोग वायलेंस का प्रयोग करते हैं, और यहां आती है प्रॉब्लम। एट द एंड अगर हम बात करें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो यही जो माओइस्ट जो ग्रुप्स बने हुए हैं, नक्सल ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि असम वगैरह में चले जाओ, उनमें भी ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो इन ग्रुप में दिखाई देता है हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सरकार के खिलाफ बेसिकली। और ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, ये इंडिया में कम होता जा रहा है। अब कैसे कम हो रहा है, देखो हम देखते हैं एक समय था जब 200-300 डिस्ट्रिक्ट थी जो नक्सल्स के कब्जे में थी, आज केवल 40 रह गई हैं। सरकार अब ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गई है, सरकार अब ज़्यादा सेंसिबल हो गई है, सरकार अब ज़्यादा लोगों की सुन रही है। क्योंकि देखो बेसिकली लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट की हम लोग बात करें तो जो लोग वो बातें करते थे, ज़्यादातर उनमें ट्राइबल ग्रुप्स ही हैं, जिनको गैप एक हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक गैप में पीछे छूट गए थे, ज़्यादातर ट्राइबल ही ग्रुप है उनमें। उन ग्रुपों जो बात करते थे सरकार ये नहीं कर रही, सरकार हमारे ट्राइबल अफेयर्स की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार हमारे जो भूमि सुधार आए थे उनमें उनको पीछे कर दिया गया था, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने हमें जॉब्स उपलब्ध नहीं करवाई, सरकार ने ट्राइबल्स के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जो चीज़ें वो मांग करते थे सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवा दी हैं। तो इन वजहों से भी यह भी एक वजह है, डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स मिल रही हैं लोगों को, यह भी एक वजह है जिस वजह से हमारे इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम होता जा रहा है। दूसरा, अगर कहा जाए ना कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम माओइस्ट आइडियोलॉजी अच्छी रही होगी, बेसिकली चाइना में तो काफ़ी अच्छी रही थी जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन वो अब इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया की कहा जाए ना इंटीग्रिटी के लिए या इंडिया की डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए अब अच्छी नहीं है। और कोशिश भी सरकार को यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करके, क्योंकि देखो नक्सल मुद्दा केवल और केवल सिक्योरिटी का नहीं है, लोग देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, नहीं ऐसा नहीं है। नक्सल मुद्दा सिक्योरिटी का तो है, साथ साथ में इंडिया में डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। तुम अगर डेवलपमेंट कर देते हो, उनको उनके राइट्स पहुंचा देते हो, उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हो, उनको अगर तुम उपलब्ध करवा देते हो बेसिकली शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो इस पूरे जो चक्र है एक तरीके से एक्सट्रीम लेफ्ट का चक्र, जिसमें वो लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठाए घूम रहे हैं, उन सबसे बाहर निकल जाएंगे। अभी हम देखते हैं गढ़चिरौली में भी 26 लोग मारे गए, जो ज़्यादा एक्सट्रीम है। देखो हर एक्सट्रीम कभी भी नहीं चाहेगा कि हम किसी पे राज कर रहे हैं तो वो एक तरीके से लिबरल हो जाए सरकार को लेके, तो वो लोग उनकी आइडियोलॉजी में बनाए रखते हैं। तो बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म्स की जैसे हम बात करते हैं या उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, वो एक समय पे नहीं हो पा रहा था। हम लोग कुछ फेजेस हैं, बाय द वे एडिटोरियल में नहीं दिए गए, ये मैं बता दे रहा। जैसे हम देखते हैं पहला फेज जब चला था नक्सल्स का 62 से 77 के बीच में, जब वो स्टार्ट हो रहे थे वेस्ट बंगाल वगैरह में। फिर सेकंड फेज स्टार्ट हुआ था 1980 में, जब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस एरिया में फैलते गए थे। फिर हम देखते हैं थर्ड फेज आता है इन्हीं सब चीज़ों का, जो 1980 से लेके 2000 के बीच में आता है। फिर हम देखते हैं कि जो सीपीआई माओइस्ट होते हैं, जो 2000 बाद में पैदा होते हैं, फिर सबसे ज़्यादा डेंजर इन्हीं से था, क्योंकि बाद में सीपीआई माओइस्ट जो होते हैं, इन लोगों ने 2000 के आते आते एक ग्रुप बना लिया था पूरा, सारे जो अलग अलग नक्सल ग्रुप से इन लोगों ने ग्रुप बना लिया था। और ये लोग जो एमपी के दक्षिण वाला भाग है, जो आज छत्तीसगढ़ भाग कहा जाता है, उस एरिया में और आंध्र प्रदेश, इनमें ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो बेसिकली आज भी यही ग्रुप है सीपीआई माओइस्ट, जो नक्सलाइड में सबसे ज़्यादा ताकतवर बना हुआ, सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ करता है। और वही हम बात करें ना कि इस पूरी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने का तरीका तो वही है डेवलपमेंट, सिक्योरिटी पे ध्यान देना, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को समझना, ट्राइबल कम्युनिटी जो उनके प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि एक 14-15 साल के बच्चे से कह दिया जाए कि तुम्हें एक गन मिलेगी, तुम लोगों को मार सकोगे, तुम्हें 15-20 हज़ार रुपये भी दिए जाएंगे, अभी तुम्हें यहाँ पर सरकार कुछ नहीं दे रही, तो वो सिंपल से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एक तरीके से।
उनमें पढ़ाई के द्वारा, उनमें सामाजिक ज्ञान के द्वारा, उनमें अवेयरनेस के द्वारा ये चीज़ लाई जाए कि कैसे ये चीज़ें तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे, और कैसे ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं अगर तुम ये चीज़ें नहीं करते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है सरकार को डेवलपमेंट करना, सरकार को रोजगार उपलब्ध करवाना ऐसे लोगों को। ये केवल और केवल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार के डेवलपमेंट की भी प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है अभी काफ़ी ख़त्म हो चुका है, ये पूरी तरीके से फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया है इस एडिटोरियल में। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है, बेसिकली जो आया है डिजिटल लिटरेसी को लेकर, या डिजिटल जो हम बात करते हैं ना, प्लेटफॉर्म को सिक्योर बनाने को लेकर। अब ये कैसा है, देखो ज़्यादा इसमें बहुत कुछ नहीं है। बेसिकली हम देखते हैं, देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिक्योर बनाना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, अब ये ज़रूरत बन गई है। क्योंकि हम बात करें जैसे जो डिजिटल एक्सकलेशन है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। लोग, बच्चों की बात करें, बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही आजकल पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर। काफ़ी ऊपर से कोरोना आया था तो काफ़ी बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो शिफ्ट हुए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाने में साइबर बुलिंग फ्री होना भी जरूरी है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। और वहीं हम लोग बात करें जैसे यूनेस्को की बात कर लें, तो यूनेस्को ने नवंबर के फर्स्ट थर्सडे को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल डिक्लेयर भी कर दिया है बाय द वे। और वहीं हम देखते हैं कि बच्चों में साइबर बुलिंग, या स्कूलों में बुलिंग मान लो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है डिप्रेशन का, और उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर असर डालता है। अगर इंडिया में बात की जाए तो 71 मिलियन लोग हैं जिनके पास में इंटरनेट है, और जिनमें से 14% लोग केवल वो हैं जो लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स के रूप में, यानी कि इंटरनेट पे सीखने या इंटरनेट पे पढ़ने जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जब इतनी एक बड़ी पॉपुलेशन तुम्हारी केवल इंटरनेट पे पढ़ रही है, तो उन्हें सेफ स्पेस उपलब्ध करवाना ना केवल जिम्मेदारी है सरकारों की, बल्कि दूसरी तरफ जिम्मेदारी है एक तरीके से माना जाए उस प्लेटफॉर्म की भी, और उन एजेंसीज की भी जो कि साइबर बुलिंग और इन सब के खिलाफ काम करती हैं। इंटरनेट पे अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगर हम लोग देखते हैं, स्क्रीन टाइम भी बढ़ा है, स्क्रीन टाइम अनलिमिटेड होता जा रहा है, क्योंकि बच्चे केवल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बच्चे जब इंटरनेट खोलते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में और भी चीज़ें चलाते हैं। तो इसलिए इंटरनेट एक सेफ स्पेस हो बच्चों के लिए, बच्चे गलत संगत में ना पड़ जाए, बच्चे गलत काम ना करने लगे, इसके लिए इंटरनेट को एक सेफ स्पेस बनाना भी सरकारों की ही जिम्मेदारी है। और कहा जाता है ना कि एक 58% एक डाटा निकला था, एक संस्था है जिसका नाम है प्लान इंटरनेशनल, उसके द्वारा एक डाटा लॉन्च हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 58% एशिया पैसिफिक में जो गर्ल्स हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की साइबर बुलिंग का उन्हें सामना करना पड़ता है। और कहीं हरेस या कहीं वही कहते हैं कि इंटरनेट हरेसमेंट वगैरह, इन सब के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं एशिया पैसिफिक में। जब एशिया पैसिफिक में तकरीबन 60% लड़कियों को हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें ज़रूरी है कि सरकार सेंसिटिव होकर सोचे, मीडिया हाउसेस सेंसिटिव होकर सोचे, मीडिया पर्सनल सेंसिटिव होकर सोचे, और साथ ही साथ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी स्पेसिफिकली ऐसे ग्रुप्स के लिए, जैसे मान लो लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों का ही हरेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है इंटरनेट पे, तो ऐसे ग्रुप्स के लिए कैसे इंटरनेट को एक सेफ स्पेस बनाया जा सकता है, इन पे लेके बात करनी अभी ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं इंडिया में आधी जनरेशन के पास में, आधे लोगों के पास में आज भी मोबाइल या इंटरनेट से एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो कि आने वाले समय में हो जाएगी। और आने वाले समय में इंटरनेट पे यूजर्स और ज़्यादा बढ़ने ही वाले हैं, तो उसको एक सेफ स्पेस बनाना जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी और जो आने वाले हैं उनके लिए भी, यह हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है जिनको सबको मिल के निभाना है। तो दैट्स ऑल, बस इस एडिटोरियल में तो यही था। और आज की बात करें कि 15 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।